नमस्कार, आदाब। हमारे विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने एक विशिष्ट पहचान बनाई है, एक विशिष्ट स्थान बनाया। उन्होंने संघर्ष किया है, संघर्ष के बूते वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनकी संघर्ष यात्रा कैसी थी, किसने उन्हें सहयोग किया, क्या क्या अनुभव रहे जीवन में, कटु भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, और इसके साथ साथ वो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उन कामों को वो कैसे अंजाम देते हैं, वो किस तरह के काम कर रहे हैं और उन्हें किन चीज़ों से संतुष्टि मिलती है और वो किन चीज़ों को और करना चाहते हैं, ऐसे बहुत से सवाल होते हैं। तो आज हम आपकी बात करा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री, हमारे साथ हैं कमल पटेल साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक संघर्षशील नेता, किसान परिवार से आए हुए नेता, मध्य प्रदेश में युवाओं की सियासत में बहुत लंबे समय तक सक्रिय रहे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, फिर मंत्री बने, और मंत्री भी ऐसे बने कि युवा मामले के मंत्री नहीं थे, वो राजस्व मंत्री थे। जाहिर है कि मध्य प्रदेश में एक बड़ी क्रांति लानी थी। ये वो दौर था जिस समय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने उसे कैसे निभाया वो भी उनसे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं कि कमल पटेल कैसे बने, वो कैसे, कमल पटेल से मेरा आशय ये है कि वो कैसे एक बड़े नेता हुए, कैसे संघर्ष करके वो यहाँ तक पहुँचे। क्या कहेंगे आप, अगर पीछे की चीज़ों को हम याद करें, एक किसान के पुत्र कैसे आगे बढ़े? मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत में पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ, और ऐसे गांव में पैदा हुआ जहां पीने का पानी भी 4 किलोमीटर दूर से लाते थे। मैं एक संपन्न किसान परिवार में, मेरे यहाँ जब मैं छोटा था तो मजदूर काम करने आते थे तो उनको एक मटका पानी देना पड़ता था जब वो काम पे आते थे। और मवेशियों को भी पानी हम हमारी कोठियों से, टंकियों से 4 किलोमीटर दूर से लाते थे। 2 मेरी गाड़ी, 4 बैल रात दिन इसी काम में लगते थे पानी की व्यवस्था के लिए। और जब हम हरदा पढ़ने जाते थे और जब छुट्टियों में घर आते थे गर्मियों की, तो हमारे माताराम, हमारी ताई कहती थी भैया कि 1 लोटे पानी से ही मुंह धोना, ज़्यादा नहीं। और स्नान करते थे तो जो कड़ाव रहता जिसको कहते हैं उस पर पटिया रख के बैठते थे, उससे नहाते थे, वो पानी मवेशी पीते थे। ग्रस्त गाँव में मैं पैदा हुआ और जब रक्षाबंधन पे घर आते थे तो 12 किलोमीटर घुटने कीचड़ में आना पड़ता था, नदी नाले पार करके आना पड़ता था। हालांकि मेरे यहाँ घोड़ा गाड़ी थी, घोड़े थे, घोड़े पे बैठ के आते थे, लेकिन बाकी लोगों को पैदल ही आना पड़ता था और इसलिए एक दर्द होता था। मेरे ताऊ सरपंच थे, 30 साल सरपंच रहे, और हमारे विधायक हुआ करते थे केपी बस्तरवार टिमरनी विधानसभा के। और मैं छोटा था तो मेरे ताऊ जी उनसे एक ही मांग करते थे कि विधायक जी बस हमको कुछ नहीं चाहिए, एक हैंडपंप दे दो। तो वो चुनाव के पहले कहते थे कि सरपंच साहब, बाबूलाल भाई, मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ, बजरंग बली पे हाथ धर के बोल रहा हूँ कि जैसे ही विधायक बना मैं आपके हैंडपंप लगा दूंगा। लेकिन 5 साल वो पलट के नहीं आए। जब दूसरी बार वो आए चुनाव में तो मेरे ताऊ में खले में था उनके साथ। पहले खलिहान के अंदर गर्मी के अंदर फसल होती थी और उसकी दावत होती थी, 1 महीना लगता था किसान को। आजकल तो हार्वेस्टर ही हो गए। तो मैं भी खले में उनके साथ ही था। जैसे ही आवाज़ आई गाड़ी की, बोले ताला खोलो, मैंने खोला। बोले कौन है? बोले बस्तरवार। तो उन्होंने कहा मत खोलो, इसको भगाओ यहाँ से। बोले क्यों? बोले 5 साल बाद आ रहा तो उन्हें बजरंग बली पे कसम खा के गया, वही था ना। तो बोले भैया गलती हो गई, अब की कर दूंगा। बोले नहीं। और उसके बाद उन्होंने जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोहर राठौर को जितवाया और उसके बाद हमारे यहाँ हैंडपंप लगा। तो मुझे बचपन से मेरे गाँव के लोगों की तकलीफ और पानी की तकलीफ और किस तरह से मवेशियों की तकलीफ और ये सब थी। माँ नर्मदा का नाभि स्थल है जहाँ मैं 10 किलोमीटर दूर ही, तो माँ नर्मदा का आशीर्वाद है। तो मेरी 11वीं तक पढ़ाई हरदा में हुई। उसके बाद मैं इंदौर गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया। हमारे भाऊ साहब बिस्कुटे टिमरनी के क्षेत्रीय प्रचारक थे और उनसे प्रेरणा लेकर माननीय सुरेश सोनी जी इंदौर के महानगर प्रचारक थे, उनके संपर्क में आए। उन्होंने मुझे कहा कि कमल क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ने आया हूँ। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में, बोले विद्यार्थी परिषद में काम करो, अपना अनुषंगिक संगठन है। मैंने परिषद वालों को ढूंढा, कौन है विद्यार्थी परिषद में काम करो। खालिद बेग उस समय अध्यक्ष थे आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज विद्यार्थी परिषद की इकाई के, और अशोक मेहता सचिव थे। दोनों को ढूंढा, उन्होंने कहा ये सदस्यता कर दो। मैंने सदस्यता की और मुझे कॉलेज इकाई का अध्यक्ष बनाया।
1980 में। उसके बाद शोभा पेठनकर जी संगठन मंत्री बन के आई और उनके साथ मैंने काम किया। फिर रायपुर का अधिवेशन देखा तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लाइन लग के भोजन करते थे, राष्ट्रीय महामंत्री भी लाइन लग के भोजन करते थे। एक परिवार जैसा भाव लगा तो मुझे और काम करने की इच्छा हुई। और माननीय शालिग्राम जी तोमर संगठन मंत्री थे हमारे, बाबा साहब नाथ हमारे प्राण प्रचारक थे, हमारे उनके साथ काम करके एक समाज सेवा और देश के लिए काम करने के लिए, अपने और अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु और पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, उसका जीवन श्रेष्ठ होता है। ये विचार हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए मिले और इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपने और अपने परिवार के साथ साथ समाज और देश के लिए जीऊंगा। और विद्यार्थी परिषद में संघर्ष किया, छात्र राजनीति, छात्रों के संघर्ष किया। फिर माननीय शिवराज सिंह जी उस समय युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने माननीय शालिग्राम जी से बात करके मुझे युवा मोर्चे की जब पढ़ाई मेरी पूरी हो गई, बीकॉम LLB इंदौर से कर लिया, हरदा आया तो मुझे प्रदेश सरकार समिति का सदस्य 89 में बनाया और मुझे होशंगाबाद देवास जिले का काम दिया। फिर मैं 90 में युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष बना। फिर मैंने मंडी में किसानों की जो शोषण होता था, उस समय 92 की बात है, 335 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य था और 100 ट्रैक्टर टाली आ रही है, किसान आ रहे हैं, वो मात्र 1-2 खरीदते थे, बाकी रिजेक्ट कर देते थे और रिजेक्ट किया हुआ माल 250-260 में व्यापारी और मिलके करते और वही बाद में 335 में करते थे और इसलिए किसानों का शोषण होता था। तो मैंने जाकर किसानों को रिजेक्ट कैसे किया, FAQ क्या है, मैंने तुलवाया और जब FAQ का माल हुआ तो मैंने एक ट्रैक्टर डाली तो मेरे दो मित्र था उसकी तुलवाई, तो बाजू वाला बोले मेरा भी गेहूं अच्छा है, तो मैंने उसमें से 90% गेहूं तुलवा दिया। तो जो गेहूं 260 में बिका था मैंने 335 में बिका है। जब रात को आके मैं सोया तो मैंने कहा कितने लाख रुपए का फायदा रोज करा दिया, अच्छा लगा तो रोज जाता था मैं। फिर मंडी के अंदर तुलावटी अलग तोलते, अधिक तोलते थे, 1-1 किलो 2-2 किलो वो रुकवाया, सुपड़े वाले वसूल कर लेते थे वो रुकवाया, पानी वाले पानी पिलाने के नाम पे किसानों को 1-1 ट्रक भरते थे वो रुकवाया। और फिर जब मैं संघर्ष के मेरे ऊपर मुकदमे कायम करवाए कांग्रेस के नेताओं ने, उसके बाद संघर्ष हुआ और भारतीय जनता पार्टी का मुझे प्रदेश का मंत्री बनाया। नरेंद्र सिंह तोमर जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके साथ मैंने प्रदेश मंत्री के रूप में काम किया और किसानों का साथ। और हमने राजनीति में तय किया 1 रुपए का काम तो फ्री में, लाखों करोड़ों के काम फ्री में। और इसलिए थाने में अगर पैसे भी लेते थे मैं वापस कराता था, विधायक बनने के पहले बिजली वाले पैसे लेते थे वापस कराता था। और इसलिए जनता के अंदर मेरी छवि बनी। और विष्णु राजौरिया जी जो पूर्व मंत्री थे, अर्जुन सिंह जी के खासमखास थे, वो 2 बार वहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके सामने मुझे टिकट दिया। मेरी उम्र 32 साल की थी। तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ऊंट के मुंह में टटेरा दे दिया है भाषण में। तो मैंने ये कहा था कि ये 5 के टटेरे के अंदर जो होते थे ना, गन्ने के अंदर एक 5 रहती है, मैंने कहा ये 5 ऐसी फंसेगी कांग्रेस के जबड़े में कि जिंदगी भर नहीं निकलेगी। और भगवान ने, मां नर्मदा ने वो बात सही की है और मुझे हरदा की जनता ने 5वीं बार विधायक बनाया है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता का विश्वास मेरे ऊपर रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी विद्यार्थी परिषद में मेरे बड़े भाई रहे। विद्यार्थी परिषद में हमने कैलाश जी, शिवराज जी, नरेंद्र सिंह जी सबने काम किया। और उसके बाद युवा मोर्चे के मैं जिला अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, महामंत्री और 9 साल प्रदेश का अध्यक्ष रहा। मैंने 4 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ काम किया। उमा भारती जी के साथ काम किया, रामाशीष राय जी के साथ काम किया, शिवराज सिंह चौहान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, और किशन रेड्डी जी जो अभी गृह राज्य मंत्री, उनके साथ 4 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किया। और 2002 में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस समय पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली, महाकाल मंदिर का आशीर्वाद लेकर। और पूरे प्रदेश में कांग्रेस के भ्रष्टाचार, सड़क, बिजली, पानी बंटाधार जो किया मध्य प्रदेश को, उसके खिलाफ जन आंदोलन, युवा आंदोलन किया। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी। चलिए मैं अब सवाल पर आ जाता हूँ आपसे। उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, उसमें भी आपको जिम्मेदारी मिली, आप राजस्व मंत्री बने। राजस्व मंत्री बन रहते आपने कुछ योजना शुरू की थी, स्वामित्व की योजना की, स्थानीय ग्रामीणों के लिए। उस योजना को बाद में बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में, आपकी ही सरकार होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में वो बहुत सक्सेस नहीं हो पाई। देखिए, आजाद जब गांव और देश, शहर मिलकर देश बना है। महात्मा गांधी जी से लेकर जितने भी राष्ट्रीय महान नेता हुए हैं, सभी कहते हैं असली भारत गांव में बसता है, गांव के विकास से देश का विकास होगा। गांधी जी भी कहते थे। कांग्रेस ने गांधी जी के नाम पर राज किया 50 साल, लेकिन गांव का विकास नहीं किया, शहर का मुट्ठी भर विकास किया। बता ना, जवाब दे, सवाल का जवाब दे ना। शहर का मुट्ठी भर मेरा सवाल आपको जो, मेरा आपका जो सवाल है, सवाल का जवाब दे ना। बिल्कुल वो उस पर अगर स्पेसिफिक आप जवाब देंगे जी। तो जब मैं राजस्व मंत्री बना तो मैंने ये, मान लो ये बिल्डिंग है,
ये भोपाल में वल्लभ भवन ही है, मान लो ये 1 करोड़ का है या 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का है, अगर ये नगर में है और इसकी रजिस्ट्री है तो इस पे लोन मिल सकता है, जमानत हो सकती है, गवर्नमेंट जमानत ले सकती है, प्राइवेट भी है तो भी, और 1000 करोड़ की गारंटी में रख के 1000 करोड़ का लोन मिल सकता है, 1000 की गारंटी मिल सकती है। यही अगर ग्राम में है और आबादी में है तो 1 रुपए की न तो जमानत ले सकते हैं न पूरी गारंटी। और इसलिए शहर विकसित होते गए, गांव पिछड़ते गए, और इसलिए गांधी जी का सपना हमने 2 अक्टूबर 2008 को पूरा किया। देखिए 2 अक्टूबर 2008 को मैंने हरदा जिले का एक गांव है मसन गांव, उसको पायलट प्रोजेक्ट में लिया और उसके 1500 पट्टे जो थे किसान छोटे सबको दिए, और उसके बाद 6 अक्टूबर को आचार संहिता लग गई, फिर मैं मंत्री नहीं रहा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से पीछे पड़ के मैंने मुख्यमंत्री आवास योजना बनवाई। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सरल और गांव के हित में किसानों के लिए करने को तैयार रहते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना बनाई जिससे 1 लाख रुपए का इंदिरा आवास आती थी। गांव में एक पंचायत में 2 या 3, एक अनार 100 बीमार तो भ्रष्टाचार होगा, लेकिन अगर 100 गरीब लोग हैं उनको 100 को पट्टे दे देंगे, उनके कलेक्टर गाइडलाइन से 2 लाख के हो गए या 1 लाख के तो गारंटी में रख के मुख्यमंत्री आवास बनाएंगे, तो जब 100 के 100 को देंगे तो 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होगा। वो मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की, उसमें 50,000 सरकार भरेगी, 50,000 600 रुपये महीना वो भरेंगे 600, इससे मुख्यमंत्री आवास बनी। उसी को मॉडल को भारत ने, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास किया। इंदिरा आवास कच्चे बनते थे, प्रधानमंत्री आवास पक्के बन रहे हैं, तो आज करोड़ों मकान प्रधानमंत्री आवास के बन रहे हैं। तो वो जो मालिकाना हक देने का, पट्टे देने का किया था उसका, और मैं आज बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जो योजना शुरू की वो भारत सरकार ने की। अभी प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को पंचायत दिवस के दिन जो गांव की जमीन का मालिकाना हक, आबादी की जमीन का मालिकाना हक देने का निर्णय लिया। ड्रोन कैमरे से उसका सर्वे कराएंगे और उससे जहां प्लाट है, मकान है, उसकी वैल्यूएशन कराएंगे, और उससे बैंक को ऋण देने की जो कानून बनाया है, जो नई योजना की है प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वामित्व योजना, उससे गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी और गांव का विकास होगा। सही मायने में भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 47 को, लेकिन गांव आजाद हुआ 24 अप्रैल 2020 को, और आजादी दिलाने वाले हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी मैं उनको पूरे ग्रामीण क्षेत्र की ओर से बधाई देता हूँ। आपका ये जो बयान है इस पर कुछ विवाद भी होता है। आप कह रहे हैं देश तो 1947 में आज़ाद हुआ था, आपके विरोधी कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि देश अब आजाद हुआ, तो क्या प्रधान देश नहीं, क्या देखो गांव का हिस्सा ही तो है देश, मैं बता रहा हूं, ये हिस्सा गांव का ही देश। गांव है, सुनिए, गांव है जी, गांव है, ये बिल्डिंग गांव में है, 1000 करोड़ की है, तो इस पे 1 रुपए का लोन नहीं मिलेगा, 1 रुपए की गारंटी नहीं है। एक कटहल का पेड़ 5000 की जमानत ले सकता है, आपके खलियान में घर में है, लेकिन अगर 100 करोड़ का मकान है तो नहीं ले सकता। मोदी जी ने उसको जो किया है उसके कारण अब जमानत भी हो सकेगी। सुनिए, मैं गरीब हूं, सुनिए, मैं झुग्गी झोपड़ी, मेरे पास मेरे रिश्तेदार भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, और मेरा कोई केस हो गया कोर्ट में, जमानतदार नहीं मिलते हैं। गांव की ऋण पुस्तिका रहती है, उसमें शहरी वाले को, पट्टे वाले को भी ऋण जमानत हो जाती है, तो फिर वो क्या करता है, 10 रुपए 15 रुपए सैकड़े में पैसा लेता है, फिर जमानत लाता पैसे ले, वो जिंदगी भर कर्ज में हो जाता है। अब गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, वो भी उद्योग में, व्यवसाय में, धंधे में आगे आएंगे। अभी तक सिर्फ शहर के लोगों को ही उद्योग व्यवसाय के लिए बैंक ऋण देती थी, इसलिए वो आगे बढ़ गए। गाँव वालों को, मेरे पास 300 एकड़ जमीन है, लेकिन मैं वेयर हाउस नहीं बना सकता, मुझे बैंक लोन 1 रुपए नहीं देगी। सिर्फ खेती के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सिंचाई के लिए उसके लिए मिलेगा। भली मेरी जमीन की कीमत 10 करोड़ है तो भी 5 करोड़ तो 5 रुपए नहीं देगी। अब मेरे प्लाट की कीमत अगर 1 लाख है तो 1 लाख लोन मिल जाएगा, 1 करोड़ तो 1 करोड़ मिल जाएगा। पूरे गांव वालों का मिलके एक वेयर हाउस बनाना चाहते हैं, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो 100 करोड़ का वो व्यवसाय कर सकेंगे। इसलिए हम गांव के विकास के द्वार खोले हैं मोदी जी ने, और इसलिए हम कह रहे हैं सही मायने में गांव आजाद अब हुआ है। 15 गांधी जी का सपना अब, दीनदयाल जी का सपना अब। 15 साल आपकी सरकार थी मध्य प्रदेश में, इसके अलावा और भी देश में बहुत जगह, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी थी, बहुत ढेर सारी सरकारें थीं। और आप ऐसे अगर कहते हैं कि देश, मतलब गांव आज़ाद 24 अप्रैल को हुआ, अगर आज़ाद हुआ, ठीक है, सुधार हो सकते हैं, सुधार हो सकता है। कांग्रेस ने 50 साल राज किया, सिर्फ शहरों में सड़कें, शहरों में स्कूल, अस्पताल। गांव मेरा, अगर रोड से लगाओ, गांव से एक कदम भी पीछे रखता हूं, घुटने घुटने कीचड़ था। प्रधानमंत्री अटल जी बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाए। 2000 की आबादी, 1500 की आबादी, फिर 500 तक की आबादी, प्रधानमंत्री सड़क से पूरे देश में लाए। जो काम अटल जी ने किया वो कांग्रेस करती तो आज से 25 से 50 साल पहले ही सड़कें बन जाती। फिर मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जब आए 2008 में, उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क लाए,
तो 300-500 की आबादी के नीचे 100 की आबादी का भी गांव सड़क से जुड़ गया। आज पूरे गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं, इसलिए गांव को मौका मिला। गांव में माताएं बहनें लोटा लेके जाती थी, गाड़ी आई उठा 10 बार उठ बैठ लगाती थी जब जा सकती। हमारे माथे पे कलंक था, 50 साल में कांग्रेस ने हटाया नहीं, मोदी जी ने शौचालय बना के वो हटाया, सम्मान दिया। इसके अलावा माताएं बहनें चूल्हा फूंक फूंक के आंखें खराब हो गई थी, वो गैस टन की चूल्हा देकर उनको वो आजादी दिलाई। ये आजादी ऐसी होती है। ये जो चूल्हे, अब जो आजादी है ना, ये जो आप चूल्हे की, द्वार खुले, ये जो आप गुलाम बना रखा था कांग्रेस ने। ये जो आप चूल्हे की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, रिफिल नहीं होती अक्सर। ये कहा जाता है कि एक बार तो आपने दे दिया, फिर बाद में रिफिल नहीं होती, तो उसके लिए खातों में पैसा 3 महीने का नहीं सब रिफिल हो रही नहीं, उसके लिए खातों में पैसा 3 महीने का प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन में 3 महीने के लिए फ्री कर दिया। और धागा में नहीं तो आपकी बहुत पुरानी है। देखिए भाई, आपको गैस टंकी चूल्हा फ्री दिया, कांग्रेस ने कभी एक भी दिया था? कांग्रेस के समय में सांसदों को मिलते थे कि आप किसी को देना है तो दे सकते, टेलीफोन भी होता था, पेट्रोल पंप के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, और 40 लीटर पेट्रोल मिलता था, इतने में आने जाने में डीजल खत्म हो जाता था। मोदी जी ने, उस अटल जी ने गांव-गांव में पेट्रोल पंप कर दिए हैं। तो जैसे सत्ता आई, देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती जनता, और जनता के प्रतिनिधि जब सत्ता में आते हैं तो जनता के विकास के लिए काम करते हैं। कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार दिया इस देश को, भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई तो कांग्रेस है। कांग्रेस ने सिर्फ शहरों की तरफ देखा, गांव की तरफ देखा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने शहर और गांव समुचित, क्योंकि पूरा भारत का भी चिंता करते हुए काम किया, और इसलिए गांव का विकास हो रहा है, हर वर्ग का विकास हो रहा है। एक सवाल मेरा आपसे और है, आपने एक योजना शुरू की कि खसरा और बी फॉर्म और ये सब तरह की B1 की नकल मिल जाए किसानों को, लेकिन आपके मंत्री न रहने के बाद फिर वो योजना ठप सी हो गई थी। तो ये आप ही की सरकार ने कोई चीज़ लागू की और फिर आप ही की सरकार ने ठीक से उसको अमल नहीं किया। देखिए, हमारे यहाँ जब मैं राजस्व मंत्री था तो 1 करोड़ 10 लाख किसान थे, और 1 करोड़ 10 लाख किसानों का डिजिटाइजेशन होकर, कंप्यूटर होकर उनके खसरा नक्शे तहसील में पड़े थे। गांव से किसान आता है, आवेदन देता, 10 रुपए की नकल, हमने बहुत प्रचार किया, हमने डिजिटाइजेशन कर दिया, लेकिन आज लाइट नहीं है, आज कंप्यूटर खराब है, 5 बार चक्कर लगाता था तो किसान का 2000 करोड़ खर्च होता था, और सरकार को 11 करोड़ मिलते थे। इसलिए हमने उसमें परिवर्तन किया कि क्यों, जब तहसील में रखी है तो गाँव में क्यों नहीं पहुंचाते, और माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश लेकर 11 करोड़ माफ कराकर हमने 1 करोड़ 10 लाख किसानों को 2008 में घर घर खसरा B1 की नकल दी, देश में पहली बार। मुख्यमंत्री आवास देश में पहली बार, आबादी का मालिकाना हक की शुरुआत मसन गांव से देश में पहली बार, है ना। और हमारा उदाहरण छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लिया। कमल पटेल जी ने बहुत अच्छी योजना लागू की। कमल पटेल जी ने बहुत अच्छी योजना लागू की। कमल पटेल जी जब मंत्री नहीं रहे, उस सरकार का हिस्सा नहीं थे, तो उतनी शिद्दत से नहीं हुआ। बीच में जब किसानों के बहुत आंदोलन हुए, बहुत ज़्यादा किसानों का दबाव बढ़ा मध्य प्रदेश में, तब नए सिरे से कहा कि खसरे घर घर पहुंचा के दिए जाएंगे। आपने तो पहले लागू कर दिया था, लेकिन बाद में गोली कांड हो गया, दुनिया भर की सारी चीज़ें हुई, किसान आत्महत्या करते रहे। नहीं, हर बार हमने साल में एक बार निर्णय लिया, साल में एक बार खसरा B1 फ्री देंगे, घर जाके देंगे, और वो मिल रहा है, अभी भी लागू है। अभी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बने, सुनना, और उसके बाद उन्होंने मुझे मंत्री बनाया और कृषि मंत्री का दायित्व दिया। मैंने कृषि मंत्री बनते से 24 घंटे के अंदर किसानों की तुलावटी और जो हमाली का पैसा लगता था, माननीय मुख्यमंत्री सुने, मुख्यमंत्री जी से कह वो हमने उसका किया, उसे 200 करोड़ का फायदा किसानों को होगा। आऊँगा मैं इस पर आपसे सवाल पूछूंगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं कमल पटेल, एक अनुभव है, और अनुभव के साथ वो अपनी बात भी बेहतर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कई बार मुझे कहने भी नहीं देते हैं, लेकिन आनंद आ रहा है उनके साथ चर्चा का। अगर वक्त कम भी पड़ा तो इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनसे चर्चा पूरी करेंगे। वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। एक 5 साल का लंबा गैप, जब वो इत्तेफाक से चुनाव नहीं जीत पाए, उस समय का क्या अनुभव था। कुछ चीज़ें विवादों में भी आई, मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, कुछ विवाद भी हुए। अदालतों को भी, वकील हैं, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की है, लेकिन अदालतों को भी उन्होंने बहुत नज़दीक से अपने जीवन में हुई घटनाओं की वजह से देखा। वो सब भी हम उनसे समझेंगे। और अब वो कृषि मंत्री हैं, और ऐसे समय में हैं जब पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे समय में आने वाली फसल का क्या करने वाले हैं, वो बेहतर हो, उसके लिए वो क्या करेंगे। इसके साथ वर्तमान में किसानों की फसल जो है उसको ख़रीद कैसे होगी, उसके साथ साथ बोनस एक बड़ा सवाल है।
पीछे सरकार ने बोनस का निर्णय लिया, उससे पहले भी लिया जाता रहा, लेकिन केंद्र सरकार के किसी नियम के कारण वो बोनस नहीं मिलता है किसानों को। अब उस पर वो कौन सा रास्ता निकाल रहे हैं, इसलिए कि वो एक किसान है, उसका दर्द वो समझते हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं, हम उनसे फिर करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के जुझारू नेता कृषि मंत्री कमल पटेल हैं। लंबा संघर्ष है उनका, जीवन में बहुत ढेर सारे, राजनीतिक जीवन में भी बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे। उसी से शुरू करते हैं। कमल जी, एक पुत्र एक विवाद में फंसे, मुकदमा कायम हुआ और उसकी वजह से बाद में अदालत के निर्णय पर आप पर भी मुकदमा कायम हुआ और आप मंत्री थे, मंत्री थे उस समय मध्य प्रदेश सरकार में। अदालत के निर्णय पे नहीं हुआ, बाद में आप झूठा फंसा है मुझे, आप पर भी मुकदमा हाँ सरकार में। और ये परिस्थितियां जब बनी, वो क्या था, एक मंत्री रहते, एक बहुत समझदार मंत्री रहते, एक ऐसे संघर्ष से आने के बाद ऐसा क्या हुआ, ऐसे विवादों में कैसे फंस गए? देखिए, जब कोई अच्छा काम करता है, और राजनीति के अंदर तो बहुत ही षड्यंत्र चलते हैं। जब कमल पटेल को चुनाव किसी तरह से कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस की कितनी ताकत लगा दी, राजौरिया जी से लेकर सारे, तो उन्होंने एक षड्यंत्र किया कि इनको कैसे फंसाया जाए, और एक षड्यंत्र के तहत मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया। सीबीआई के द्वारा मुझे अरेस्ट किया गया, मैं 3 महीने जेल में रहा, मेरे बेटे की शादी थी, उसमें नहीं जा पाया। लेकिन जब मेरे को अरेस्ट किया था, जब मैंने कहा था कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता मीडिया, मैं निर्दोष हूं और मैं निर्दोष साबित होऊंगा। मुझे कोर्ट पे, पूरा न्यायालय पे भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा। और मैं भारत के न्यायालय के प्रति नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं कि भारत का न्याय सही है। मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मेरे पे सीबीआई ने चार्ज लगाया था, उसमें मैं डिस्चार्ज हुआ, हाई कोर्ट से डिस्चार्ज हुआ और सुप्रीम कोर्ट से डिस्चार्ज हुआ, मेरिट के आधार पे हुआ। तीनों कोर्ट ने मेरे को डिस्चार्ज, और इसलिए कहते हैं कि दूसरों की नजरों से गिरे तो आदमी उठ सकता है, लेकिन खुद की नजरों से गिर जाए तो वो कभी नहीं उठ सकता। इंसान अगर कोई है तो खुद की नजरों से नहीं गिरना चाहिए। कमल पटेल खुद की नजरों से नहीं गिरा, दूसरों की नजरों में आया, जब आया समाचार पत्रों में कि हत्या के मामले में अरेस्ट हो रही है, लेकिन जब निर्दोष साबित हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, तो वापस वही जनता। और उसी समय भी जब केस लगा है, उस समय भी मैं चुनाव लड़ा एक गाड़ी से, और मेरा 1 रुपया खर्च नहीं, और जनता ने मुझे हजारों वोटों से जिताया। इसलिए सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य की जीत होती है, और न्यायालय ने मुझे न्याय दिया। और जिस प्रकार कांग्रेस ने मेरे पर दबाव डाला कि कांग्रेस ज्वाइन करो, मैंने कहा मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा, इसलिए मुझे अरेस्ट किया। मेरे बेटे की शादी में नहीं जा पाया, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो भी हमने सहन किया। जो सूर्य सबको प्रकाश देता है, जो चंद्रमा सबको रोशनी देता है, जब उस पर भी ग्रहण लग सकता है तो अपन तो मामूली इंसान है। और इसलिए उसी को देखकर भगवान राम जी अगर 14 वर्ष वनवास नहीं जाते तो उनको कौन राम भगवान मानता। और इसलिए इंसान है, अगर इंसान के जीवन में संघर्ष नहीं है तो उसके जीवन में रस नहीं है, जीवन ही नहीं है। हमने संघर्ष किया और हमारी जीत हुई। सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, जीत होती है। बेटे आपके जिनकी वजह से ये सारी परिस्थितियां हुई, अब वो कैसा कर रहे हैं? अब उन्हें आपने कुछ समझाइश की, अब उन्हें समझाइश दी कि अभी मेरा बेटा जनपद में उपाध्यक्ष है, उसकी पत्नी जिला नहीं सुनी है, बेटा उपाध्यक्ष है जनपद में, पत्नी उसकी जिला पंचायत अध्यक्ष है। और 3 जिले देश में खुले शौच से मुक्त हुए थे शुरू में, उसमें हरदा जिला एक है। प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया है। और इसलिए हम जनता की सेवा करते, जनता का दिल जीता, विश्वास जीता, और इसलिए और विकास किया, इसलिए जनता का हमारे ऊपर विश्वास है। और जितने मेरे बेटे पे सुनिए, जितने बेटे केस लगाए थे, कोर्ट ने सारे खात्मा किया, खारिज हुए हैं। बहुत युवावस्था में उन्होंने इस तरह की चीज़ों को झेला, तो अब उनके जीवन में उससे क्या परिवर्तन आया और कैसा, अब क्या बहुत गंभीरता आ गई है और उसको आप कैसे ले रहे हैं? नहीं, हम सब देखिए, हम दूध के जले छाछ भी फूक फूक के पीएंगे। हम अब किसी तरह का कोई अगर षड्यंत्र करे, हालांकि राजनीतिक, मेरे ऊपर केस लगा दिए गए, मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे ऊपर 307 लगाया, हम आखिर में निर्दोष साबित हुए, कोर्ट से बरी हुए। अभी जब मंत्री बना तो समाचार में कमल पटेल पे 2 केस, मेरे ऊपर कोई केस नहीं, जितने भी केस थे सब में निर्दोष साबित होकर आज पुनः मंत्री बना हूं। जनता का दिल और विश्वास जीता, और मेरे क्षेत्र की जनता ने हमेशा मेरे साथ न्याय किया है, प्यार दिया है, विश्वास किया है। और इसलिए
आगे भी उनका विश्वास रहे, हमारे ऊपर किसी बुरी नजर न आए, इसलिए आप सबसे हम आशीर्वाद चाहते हैं और इसलिए जनता का दिल और विश्वास जीतना चाहते हैं और सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन से आम लोगों के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं। मुझे कृषक कल्याण और कृषि मंत्री का दायित्व मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं किसानों का कल्याण मेरी पहली प्राथमिकता है और कृषि का विकास, और इसलिए हमने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जो 50 साल में नहीं हुए। क्या निर्णय लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रदेश की जनता को जानने। और इस पर आऊंगा मैं, इस पर आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। आपने क्या निर्णय लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रदेश की जनता को जानने के लिए। लेकिन एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ लेता हूं आपके जीवन पर। आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, सरकार बनी, मंत्री बन गए। जब बेटे का नाम इस तरह की चीज़ों में आया तो प्रदेश के बहुत लोगों को लगा कि कमल पटेल उनका इतना बड़ा बेटा है, तो ये क्या बहुत यंग एज में विवाह हो गया या ऐसा क्या था? आप तो युवा नेता मानते थे हम उस समय आप? नहीं, देखिए, हम राजस्थान से मध्य प्रदेश में आए हैं और अगर मैं फिर कहूँगा कि बचपन में ही सगाई, मेरी एंगेजमेंट हो गई थी जब मेरी श्रीमती पैदा ही नहीं हुई थी। क्या बात कि मेरे ताऊ दादाजी की ससुराल थी, वहाँ से आए तो उन्होंने कहा कि अगर लड़का होगा, लड़की होगी तो कमल से सगाई कर देंगे। लड़की हो गई हमारे भाग्य से, तो वही सगाई हो गई। हमारे माता पिता बुजुर्गों को गाँव वाले मानते थे और बहुत युवा अवस्था में शादी हो गई, बच्चे हो गए और आज मेरे 6-7 नाती पोते हैं और अभी भी मैं युवा हूँ। और युवा रहना ही चाहिए। देखिए, आप हमेशा दिल से काम करें और उसमें सफलता मिलती तो आप हमेशा युवा रहते हैं। और मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैंने अभी देखिए, अभी तवा डैम भरा हुआ था, मैंने ENC से कह के पानी छुड़वा दिया, चालू कर दी, कमिश्नर ने रोक दिया। कमल जी, मैं मंत्री कमल पटेल के पास थोड़ी देर में आऊंगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लूं आपके पीछे का। आप बीच में ये स्थिति हुई कि आप विधायक नहीं बन पाए और फिर भी आपने संघर्ष जारी रखा और एक समय तो ऐसा आया कि लगता था अपनी सरकार से ही टकरा गए, धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, पत्र लिखना शुरू किया आपने, ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें की। लगा कि अब कमल पटेल वही युवा मोर्चे वाले कमल पटेल जो है एक बार फिर सामने आ गए और वो मोर्चा अपनी सरकार के सामने भी खुला हुआ है। वो क्या था? देखिए, बिल्कुल गलत आरोप है। न तो मैंने कहीं धरना दिया, न कहीं प्रदर्शन किया। और ये मानना कि सरकार हमारी है और अधिकारी गलत कर रहे हैं, ठेकेदार गलत कर रहे हैं तो हमारा कार्यकर्ता उसके खिलाफ बोले नहीं, यही मानसिकता गलत है। सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, सरकार हमारी है लेकिन अधिकारी मान लो कोई गलत कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का दायित्व, हमारे विधायक का, सांसद का दायित्व, आम नागरिक का दायित्व उस अधिकारी को गलत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करे। कोई शोषण कर रहा है तो गलत करें। और इसलिए जब नर्मदा जी के अंदर अवैध खनन चल रहा था, पोकलैंड मशीनें चल रही थी, हमारे मुख्यमंत्री नर्मदा सेवा में लगे हुए थे लेकिन अधिकारी और ठेकेदार मिलकर लूटने में लगे थे, तो हमने मुख्यमंत्री से चर्चा की और मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरी पॉलिसी चेंज कर दी। नर्मदा जी के सारे ठेके निरस्त किए, नर्मदा सहित सभी नदियों पर मशीन से खुदाई पर रोक लगा दी और दोषियों पर कार्रवाई भी की, जांच के आदेश भी हुए। और जैसे सत्ता का परिवर्तन हुआ, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, सारे मंत्री और लूटने में लग गए पूरी नर्मदा जी को और इसलिए नर्मदा जी का प्रकोप कमलनाथ पे हुआ। मशीनों की परमिशन दे रहे थे इसलिए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद से हटे। और हमारा दायित्व है कि मां नर्मदा को हमने जीवित इकाई माना मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने। और नर्मदा जी हमारी प्राणवायु है, हमारी जीवन दायिनी है, हमारी पुण्य सलीला है, हमारी माँ है, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। और इसलिए नर्मदा जी के साथ जिसने भी मशीनों से और उससे खुदाई करने का काम किया उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें। अभी मैंने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं, एक भी पोकलैंड मशीन और किसी तरह की मशीन नर्मदा नहीं चलना चाहिए। मंत्रिमंडल नहीं बन रहा था, मंत्रिमंडल नहीं बन रहा था, विवाद हो रहे थे, लंबे समय से आरोप लग रहे थे, मीडिया में भी सुर्खियों में था, विपक्ष भी आरोप लगा रहा था। एक फिर टास्क फोर्स बना दी गई, पार्टी की ओर से एक टास्क फोर्स बनाई और लगा कि जो टास्क फोर्स में जो लोग हैं आने वाले वक्त में मंत्री वही बनेंगे, मंत्रिमंडल बहुत सीमित रहेगा। अचानक चौंकाने वाला नाम सामने आया, कमल पटेल। ये जादू कैसे हुआ? देखिए, किसी को भी समय से पहले और भाग से ज्यादा नहीं मिलता है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि इसमें बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। जिसको जो दायित्व देना पार्टी तय करती है। हमारे नेता हैं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी वो तय करते हैं। हमने कभी मांगा नहीं और बिन मांगे मिला। मुझे जिला अध्यक्ष बनाया बिन मांगे, प्रदेश मंत्री, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और अभी भी राष्ट्रीय नेतृत्व सुना जाता है। राष्ट्रीय नेतृत्व से आपके बड़े संबंध हैं गहरे। मेरा सौभाग्य है कि मेरे ऊपर मुख्यमंत्री जी का भी पूरा विश्वास है
मेरे ऊपर मेरे पार्टी प्रदेश नेतृत्व का पूरा विश्वास है, राष्ट्रीय नेतृत्व का विश्वास है, मेरे पूरे परिवार का विश्वास है। मैं सौभाग्यशाली हूं क्योंकि मैं सत्य के लिए लड़ता हूं और गलत काम के खिलाफ ये परवाह नहीं करता हूं कि पद रहेगा कि नहीं रहेगा, टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो हमारी पार्टी के सिद्धांत हैं, जो हमारे विचार हैं, उन विचारों को धरातल पर उतारना भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का दायित्व मैंने निभाया और उसी के परिणाम है कि जनता का दिल विश्वास जीता, पार्टी का विश्वास जीता और मुख्यमंत्री जी का विश्वास और दिल जीता और उसके कारण आज मंत्री और हम काम कर रहे हैं। हम सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को हम स्वर्णिम प्रदेश बनाएंगे और कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक आदर्श प्रदेश बनेगा। और हमने मंडी संशोधन भी किया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक्ट में, और इससे व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा होगी। अब किसानों की फसल का उचित मूल्य मिलेगा, किसानों को आय होगी, किसान की जेब में पैसा होगा तो व्यापार धंधे भी चलेंगे। अभी मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना संकट पूरा विश्वव्यापी है, पूरा भारत लॉकडाउन है, उद्योग धंधे सब बंद है, एक भी रोजगार नहीं दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी किसान और खेती कोरोना से भी मुक्त है और लॉकडाउन से भी मुक्त है और किसान लोगों को रोजगार दे रहे हैं और अन्न पैदा कर रहे हैं, सब्जियां पैदा कर रहे हैं, दूध पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण आज लोग जीवित हैं, दोनों टाइम भोजन कर रहे हैं, बच्चे दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अगर किसानी पे भी लॉकडाउन हो जाता, किसानों पे भी हो जाता तो बताइए क्या खाते? क्या गिट्टी सीमेंट लोहा ये करते हैं क्या? सिर्फ इसलिए किसान अन्नदाता है, जीवनदाता है, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम और उनके उत्थान के लिए जो कर सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार करेगी। और जो भी किसान के साथ शोषण करेगा, नकली खाद बीज दवाई, उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे और किसानों का शोषण करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। और मध्य प्रदेश के किसानों को जब हम मजबूत बनाएंगे तो देश के किसान मजबूत होगा और किसान मजबूत होगा तो प्रदेश और देश मजबूत होगा। किसान देश की रीढ़ है और रीढ़ अगर व्यक्ति की मजबूत है तो व्यक्ति खड़ा होकर प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकता है। और इसलिए जिस दिन किसान मजबूत होकर आगे बढ़ेगा उसी दिन देश आगे बढ़ेगा और लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र में है। किसान की फसल वो उसको खरीद को लेकर उसकी बहुत चिंताएं रहीं, बहुत लंबे समय तक असमंजस की स्थिति बनी रही। क्योंकि लॉकडाउन था, इस वजह से सोशल डिस्टेंस करना था, 10-10, 5-5, 8-8 लोगों को परमिशन मिल रही थी। ये बार बार आवाज़ उठती रही किसानों की ओर से भी, किसान संगठनों की ओर से भी, विपक्ष की ओर से भी कि पंचायत स्तर पर इस तरह के खरीदारी केंद्र हों। लेकिन सरकार ने वैसा बहुत देर से, पूरी तरह से तो वैसा निर्णय लिया नहीं और किसान कहीं ना कहीं इससे असुविधा में रहा। आपने आकर क्या किया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पिछली बार 3500 खरीदी केंद्र थे, इस बार 4500 से अधिक कर दिए। हमने पंचायत स्तर पर भी किए हैं और किसानों को, लेकिन 100 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदना आसान नहीं है। लेकिन हमारी सरकार जब तक आई, जब तक ये निर्णय हो गया, फिर भी 1000 हमने केंद्र बढ़ाए। लेकिन मैंने सभी कलेक्टरों से कहा है कि स्थानीय विधायक जो है क्षेत्रीय, उनसे राय लेकर और आप खरीदी केंद्र बनाइए और सेंटर बनाइए और किसानों को करिए। और इसलिए जहां नहीं किया वहां व्यवस्था हुई कि इधर के उधर, उधर के उधर हुए। हमने सभी कलेक्टरों से चर्चा करके कहा कि विधायक जी से बात करिए और विधायकों से सहयोग लेकर के निर्णय लीजिए। उसमें निर्णय लिया, उसमें सुधार हुआ। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है जनता और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि विधायक। विधायक प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है, मुख्य सचिव से भी ऊपर है। लेकिन कांग्रेस की सत्ता में अधिकारी राज हो गया था, जनप्रतिनिधियों का अपमान होता था। हम विधायक थे, हमसे पूछते नहीं थे और उद्घाटन हो जाते थे, कार्यक्रम में हो जाते थे और इसलिए जनता का अपमान किया, इसलिए जनता ने बददुआएं दी, गिर गए। अब मैंने सभी कलेक्टरों को हमने निर्देश दिए हैं कि विधायक जी से बात करिए, विधायक से उनके क्षेत्र में जो भी काम होगा वो विधायकों से पूछ के करेंगे। विधायक के कारण हम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अधिकारियों के कारण नहीं है, किसी दूसरे के कारण नहीं है। और इसलिए विधायकों का सम्मान रखना हमारा दायित्व और हम विधायकों का सम्मान रख रहे हैं। विपक्ष के विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो कॉन्फ्रेंसिंग विपक्ष के विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं उनसे चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हैं विपक्ष के विधायकों से कुछ चर्चा? हमने सभी को रखा है, विपक्ष के विधायकों से कुछ चर्चा कर रहे हैं? हमने सभी को रखा है। जिले की उसमें जितने जो समिति है उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट जो क्राइसिस कमेटी उसके अंदर हमने रखा है। विधायकों को, सांसदों को चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन जरा कांग्रेस के विधायक बता दें कि 1.25 साल में एक भी विधायक से, किसी बीजेपी के या विपक्ष के विधायक से आपने कोई बात की हो, पूछा हो? तो जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन फिर भी हम सबका सम्मान कर रहे हैं। देखो, जनता का प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, वो लोकतंत्र में सम्मानीय है और वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसका सम्मान होना चाहिए, उसके अनुसार काम होना चाहिए। हम सबके साथ न्याय कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, मुख्यमंत्री जी ने दिया, हम भी दे रहे हैं, नीचे तक जा रहा है।
आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासन में अफसरशाही हावी हो गई थी, लेकिन अफसरशाही के खिलाफ तो आपको भी आंदोलन की चेतावनी देनी पड़ी थी। लेकिन अब मैं बताता हूं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसलिए हम जनता के प्रति, प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के प्रति जवाबदेह हैं। उनके कल्याण में जो भी अड़ंगे डालेगा, चाहे वो कितने ही बड़े अधिकारी क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं एक भ्रष्टाचार मैंने मंत्री बनते से पकड़ा है। पिछली बार चने की खरीदी हुई कांग्रेस के शासन में, सेंटर बनाए गए प्राइवेट वेयर हाउस, और पॉलिसी ये थी कि जो खरीदी करेगा सोसाइटी वो सरकारी होती, किसानों की, उसको 1% कमीशन मिलता है। उदाहरण के लिए मान लो 4875 चने का भाव है, पिछली बार 4500 था मान लो, तो 45 लाख 1 लाख कुंटल के अगर वेयर हाउस में खरीदी की गई, 1 लाख कुंटल बोरी खरीदी की, तो 45 लाख सोसाइटी को मिलना था। सोसाइटी खरीदी करती है, तुलाई करती है, सिलाई करती है, टेक लगाती है, उसकी बजाय इन्होंने पॉलिसी में आधा % वेयर हाउस वालों को दे दिया। और क्या कहा, वेयर हाउस वाला जगह देगा, लाइट और पानी की, उसका खर्चा हुआ 30,000, उसके खाते में गए 22.5 लाख। तो कांग्रेस की सरकार वेयर हाउस वालों के लिए, ट्रांसपोर्टर को फायदा पहुंचाने के लिए और दलालों के लिए और माफियाओं के लिए थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में चल रही है, वो प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए है, और इसमें जो भी गड़बड़ की उसकी हम जांच करा रहे हैं। और भाई, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, चाहे वो प्रमुख सचिव स्तर का हो, या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी का शासन, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, भ्रष्टाचार और माफियाओं को कोई स्थान नहीं, सुशासन हम दे रहे हैं शिवराज जी के नेतृत्व में। आप कृषि मंत्री हैं कमल जी, कमल जी आप कृषि मंत्री, कमल जी आप कृषि मंत्री हैं। खाद और बीज को लेकर बहुत से सवाल उठते हैं। आपकी सरकार पीछे थी, आपकी सरकार के दौरान चुनाव हुए, और चुनाव के समय के बाद जैसे ही नई सरकार आई, खाद बीज का एक बड़ा संकट पैदा हुआ। विपक्ष यही आरोप लगाता रहा कि पिछली सरकार ने योजना उस तरह से नहीं बनाई, इस वजह से ये संकट पैदा हुआ। अब फिर लॉकडाउन का है, ट्रेनें ठीक से नहीं चल रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उत्पादन नहीं हो रहा है ठीक से। तो ये खाद का आप किस तरह से माकूल इंतज़ाम करेंगे आने वाली? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने सबसे पहले किसानों की चिंता की। उनकी अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद की बैठक हुई, और उस बैठक में उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं विभाग को और हमको भी, कि किसी भी कीमत पर किसान को खाद में, बीज में, दवाई में कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। और इसलिए हमने अग्रिम भंडारण कर लिया है। 4 लाख मीट्रिक टन खाद का भंडारण हो चुका है। माननीय कृषि मंत्री जी से मेरी चर्चा हुई है, और उन्होंने भी हमको अनुमति, जितनी हमको डिमांड है वो दी है। हमको 21 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता है, वो हम पूरा कर लेंगे। और पिछली बार खाद 265 का कांग्रेस के राज में कालाबाजारी होकर 450 और 500 में खरीदना पड़ा, क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि हम प्राइवेट में नहीं देंगे, क्योंकि प्राइवेट में कालाबाजारी होती है, और बाद में प्राइवेट वालों से सेटिंग करके उनको फिर दे दी छूट। और उन्होंने जब पैसा देकर कोई काम कराएगा तो वो पैसा कमाएगा, और इसलिए उन्होंने किया। और छोटे छोटे किसानों को बहुत दिक्कतें आई। लेकिन इस बार मैं मध्य प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री शिवराज जी की ओर से कृषि मंत्री होने के नाते विश्वास दिलाता हूं कि कालाबाजारी नहीं होने देंगे, खाद की पर्याप्त व्यवस्था करेंगे, बीज की व्यवस्था करेंगे। चूंकि सोयाबीन की पिछली बार फसल खराब हुई है, उसके कारण बीज की दिक्कत है। आज ही मैंने समीक्षा की है, बीज की उपलब्धता की व्यवस्था भी करेंगे, और किसानों का किसी प्रकार शोषण नहीं होने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2200 करोड़ रुपया जो कमलनाथ जी ने 1.25 साल में नहीं जमा किया 2018 का, पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, वो आते से जमा किया, जिसके कारण 2990 करोड़ रुपया किसानों को 18 का, खरीफ का और रबी का बीमा मिला है, और वो खातों में हमने अभी 4 दिन पहले ही डाला है। इसलिए किसान भाइयों, आपको 3000 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने आपके खातों में दिया है। ये 1 साल जो लेट हुआ उसके लिए दोषी कमलनाथ की कांग्रेस सरकार है। दूसरा, 2019 का बीमा भी हम देने जा रहे हैं, 4000 करोड़ से ज्यादा बीमा 19 का भी मिलेगा, और पैसे आ रहे हैं। और उसके अलावा हमने मंडी एक्ट में संशोधन किया है, उसके कारण अब प्रतिस्पर्धा होगी। अब आपको मंडी जाने की मजबूरी नहीं है, आपके घर से भी, खलियान से भी आप माल बेच सकते हैं। अब प्रतिस्पर्धा के अंदर किसान को उचित मूल्य मिलेगा। और
ई ट्रेडिंग भी कर सकते हैं आप, ग्रेडिंग करा के आपका माल एक व्यापारी पहले एक मंडी में खरीद सकता था, अब पूरे प्रदेश में खरीद सकता है, मंडी के बाहर जाके खरीद सकता है। और इसलिए किसानों के हित में जो कुछ भी हो सकता है हम करेंगे और किसानों को मजबूत बनाएंगे और मध्य प्रदेश को एक मॉडल बनाएंगे। देश का पहला राज्य जो मंडी एक्ट में संशोधन प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार करने वाला मध्य प्रदेश है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को श्रेय जाता उसका। आप फसल बीमा की बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीते दिन, और उन्होंने ये कहा कि ये जो है 17-18 का था जो आपकी सरकार ने ही जमा नहीं किया था, जिसे आपने जमा किया है। तो वो इस तरह से कह रहे हैं। नहीं, वो गलत कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। देखिए 18 खरीफ और 18 रबी है ना, 18 के अंत में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए तो कायदे से एक बीमा एक साल बाद आता है। जैसे 31 मार्च आखिरी रहती तारीख, 31 मार्च 18 का बीमा 31 मार्च 2019 को मिलना चाहिए था, उसके पहले जमा करती प्रदेश सरकार। तो कमलनाथ जी सरकार की जिम्मेदारी थी, अगर वो किसानों के हितैषी होते तो 2200 करोड़ जमा करते, तो 2200 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती तो बीमा मिलता। इन्होंने नहीं किया, इसलिए एक साल हमारी सरकार आते से ही शिवराज जी ने किया। अगर अभी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते, शिवराज जी नहीं होते तो 1 रुपया भी बीमा नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में अब किसान पुत्र मंत्री भी हैं और किसान पुत्र मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश नकली बीज का एक गढ़ सा बन गया था। बहुत लंबे अमानक बीज जो है बहुत बड़े पैमाने पर बहुत लंबे समय से, जिसकी वजह से किसानों को आत्महत्या भी करनी पड़ी मध्य प्रदेश में। उस पर कोई सख्ती से कार्रवाई करेंगे आप, इसलिए कि आपकी सरकार के समय ये फला फूला है। बिल्कुल, मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 52 जिले के डीडीओ से चर्चा की है, अधिकारी निर्देश दिए हैं कि अपने अपने जिलों में जहां भी नकली बीज नकली दवाइयां के करने या जो कर रहे हैं उनके पता लगाएं, छापे मारें और कार्रवाई करें। अगर नहीं की कार्रवाई तो आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। खरगोन जिले में बड़वा में एक मेनन करके है, उसका 3 करोड़ का नकली बीज हमने पकड़ाया है, उसके खिलाफ मैंने एफआईआर करने के आदेश दिए और आसूका में कार्रवाई करने के आदेश दिए कलेक्टर खरगोन को। और इस प्रकार मैं किसान भाइयों आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि जहां भी नकली बीज नकली दवाई नकली खाद की कहीं आपको नजर में है, आप मेरा हेल्पलाइन नंबर है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की सरकार सच्ची किसान की सरकार है, इसलिए किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र, उस पर आप हमें शिकायत करें, हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। अगर आपके साथ कहीं भी अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है या गलत दिख रहा है, आप करें, सरकार आपके साथ है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि शिवराज जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, कमल पटेल के कृषि मंत्री रहते हुए किसान का कोई शोषण नहीं कर सकता है। जो शोषण करेगा उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, वो जेल की हवा खाएगा और किसान को शक्तिशाली समृद्धशाली बनाकर भारत को शक्तिशाली और समृद्धशाली बनाएंगे। ये कमल जो है, कमल सुविधा केंद्र, ये कमल पटेल अपना प्रचार कर रहे हैं कि अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार कर रहे हैं? देखिए, न तो कमल पटेल अपना प्रचार कर रहे हैं, न चुनाव चिन्ह का प्रचार कर रहे हैं। राष्ट्रीय पुष्प है कमल, ब्रह्मा जी कमल पे विराजमान है, सरस्वती कमल पे विराजमान है, नर्मदा जी लक्ष्मी जी की पूजा भी कमल से करते हैं। कमल खुशहाली समृद्धि और विकास का प्रतीक है। जब से मध्य प्रदेश में कमल खिला है, किसानों के चेहरे खिल गए, गरीबों के चेहरे खिल गए। जो योजनाएं शिवराज सिंह जी की भाजपा सरकार ने योजनाएं गरीबों के लिए शुरू की थी, कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने सारी गरीबों की योजना बंद कर दी थी, उस योजनाओं को वापस चालू किया है। बैंकों के सामने सुन सपाटा रहता था और पहले शिवराज जी के समय लाइन लगी रहती थी। मुझे अगर मैं मिलना था किसानों से तो मैं बैंक के सामने जाके गाड़ी खरीद करता था, 500 आदमी मेरे से मिल लेते थे। लेकिन कांग्रेस के 1.25 साल में मैं विधायक जाता बैंक के सामने तो एक आदमी नहीं मिलता था, क्योंकि बैंक में कोई पैसा नहीं था। अब शिवराज जी जब से मुख्यमंत्री बने, हमने 3000 करोड़ इसमें डाल दिया। अब वापस बैंक में रौनक आ गई है और लोगों के चेहरे खिल गए हैं। और इसलिए कमल का फूल विकास समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है, इसलिए हमने कमल सुविधा केंद्र रखा है ताकि किसान का चेहरा हमेशा कमल की तरह खिलता रहे। पिछली सरकार ने जितनी भी योजनाएं थी उनके नाम तो बदले, उनका ये कहना है नाम कुछ चीज़ों के बदले हैं और उसमें कुछ और नई चीज़ें जोड़ी हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी योजना पुरानी बंद नहीं की। लेकिन आपने उनकी योजनाएं जो है उसे बंद, संबल योजना आप वापस ले आए दोबारा, जबकि वो जो श्रम मंत्री जिन्होंने इस योजना को किया था वो आपके साथ ही हो गए हैं, आपके ही साथ हैं जो लाए थे वो पुरानी योजना को। तो ये जो चीज़ें हैं, आप बहुत जल्दी चीज़ें बदल रहे हैं, बहुत जल्दी ढेर सारे तबादले कर रहे हैं एकदम से। ऐसे लॉकडाउन के समय आपकी सरकार इस तरह के भी, देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो 18% ब्याज पर ऋण मिलता था बैंकों से,
जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी बने तो उन्होंने 18 से 8 किया, 8 से 4 किया, 4 से 0 किया। और इसलिए मैं कहूं कि किसानों के लिए सगे भाई से भी ज्यादा कोई मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। सगा भाई भी अलग होने के बाद में बगैर ब्याज के पैसा नहीं देता है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 0% पर ऋण देने का निर्णय लिया है। वो कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था, वापस ब्याज लगा दिया था। अभी हमने 31 मार्च कर दी किसानों की ऋण जमा करने की, और 3 महीने का ब्याज भी 32 करोड़ रुपए शिवराज जी ने किसानों की ओर से जमा किया। तो सच्चे सगे भाई से भी ज्यादा सच्चा साथी किसानों का, गरीबों का कोई है तो वो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है, हमने किया। कांग्रेस ने हमेशा लूटा, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, और इसलिए मुख्यमंत्री सच्चे भाई और कमल पटेल क्या है? उनके छोटे भाई हैं। अब देखिए, 2 किसानों के पुत्र शिवराज सिंह चौहान और कमल पटेल, एक मुख्यमंत्री थे, कृषि मंत्री। तो किसान भाइयों, अब आपका और मैं सबसे कहना चाहता हूं कि जो किसान का शोषण करेगा उसको हम ठीक करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब किसान का शोषण नहीं होगा। और देखो, गड़बड़ियां तो होती है, ये कोई नहीं कह सकता गड़बड़ी, लेकिन गड़बड़ी जहां हो, जानकारी में आए, तत्काल उस पर कार्रवाई हो। और इसलिए अब कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा व्यापारी क्यों ना हो। अगर गलत करेगा, किसानों के साथ अन्याय करेगा, गलत भी नकली देगा, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और अभी मैंने निर्देश दिए, हम सब जगह जांच करके और कार्रवाई करेंगे, और किसी निर्दोष को नहीं सताएंगे, लेकिन दोषी को छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल कमल जी, आप हमारे साथ जुड़े। सोशल डिस्टेंसिंग का समय था, इसलिए हम बहुत दूर दूर बैठे, बहुत दूर बैठकर, लेकिन हमने किसानों के पास जाने की कोशिश की, उनकी बात की, प्रदेश के जनता की बात की। आपने हमें बहुत कीमती समय अपना दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसका आपको। तो देखा आपने, ये तो कमल पटेल बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ उन्होंने किया भी है, और जो किया है उन्हें गर्व के साथ कहते हैं कि देश में लागू किया गया है। मध्य प्रदेश में उन्होंने जो कुछ शुरू किया वो देश में लागू किया गया। वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वामित्व का मामला था, राजस्व मंत्री रहते उन्होंने जो किया, उसको लेकर वो कहते हैं पूरे देश में वो मॉडल लागू हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके नेता हैं, उनको बहुत विश्वास है उन पर, तो केंद्रीय नेतृत्व भी उनको बहुत स्नेह करता है, और वो किसानों के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं। भ्रष्टाचार नहीं हो इसकी वो कोशिश करते हैं, और लगातार उस पर वो काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि जनप्रतिनिधि जो है, खासतौर से विधायक, उसका प्रोटोकॉल किसी वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी से भी आगे का है, और उनका सम्मान होना चाहिए, वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के। वो लगातार उस बात की कोशिश करेंगे। लॉकडाउन के समय भी किसानों को उससे राहत मिले, उसकी उन्होंने कोशिश की है। खाद बीज की मध्य प्रदेश में किसी भी तरह से कोई कमी ना हो, उसकी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। कालाबाजारी नहीं होने देंगे, परेशान किसी को करेंगे नहीं, लेकिन जो परेशानी में लोगों को डालेगा उसे छोड़ेंगे भी नहीं। रासुका की भी उन्होंने कार्रवाई की है। नकली खाद, नकली बीज, उस पर जमकर हल्ला बोलेंगे। इस सब के साथ वो अपने पुराने अनुभव के साथ, और उनका ये भी मानना है कि सरकार, अपनी सरकार में भी अगर कोई कमी है तो उसे उजागर करना चाहिए, यही जनप्रतिनिधि का काम है, और वो उसे लगातार करते रहेंगे। एक ऐसे परिवार से हैं जो कृषक परिवार था, संपन्न परिवार था, लेकिन उस जिस गांव में रहते थे वहाँ साधन नहीं थे। कई बार लोगों को कीचड़ से गुजर कर जाना पड़ता था, इसलिए उन्होंने जो समस्याएं समझी उसको ज़मीन से समझते थे, उसे बेहतर किया। बेटे के कारण विवादों में आए, लेकिन बेटा बहुत बड़े ढंग से काम कर रहा है। बेटा और बहू मिलकर जिला पंचायत में ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, और देश में वो जो ODF हुए पहले पंचायतें, जिले, उनमें से एक उनका भी ज़िला था। तो अब उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे, और किसानों से कह रहे हैं कोई भी समस्या हो तो उनसे सीधे संपर्क करें, और अफसरों को भी समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए। तो हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।